अतुल पाटिल जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सिर्फ 10 दिन का सत्र है और उन्होंने एक बड़ी बात कही और उन्होंने कहा कि अगर आप अपने क्षेत्र में जाएंगे तो क्या ये आप 100 लोग भी ऐसे होंगे जो पता लगा पाएंगे कि आपने क्या काम किया है। तो क्या ये कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश दे दिया गया है और राम राम कहकर एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि 2024 का चुनाव जो है वो राम के नाम पर लड़ा जाएगा, हिंदुत्व के नाम पर लड़ा जाएगा। सही है, हो सकता है, क्योंकि भगवान राम के अलावा तो उनके पास कुछ नहीं है। राम राम तो हमारी तहजीब है। राम राम तो हम पहले से कहते आते हैं। सुबह उठते हैं तो आप जाइए खेत खलियानों में, गाँव में, वहां तो राम राम से ही शुरुआत होती है। शहरों में भी राम राम से शुरुआत होती है। राम राम जी कहते हैं हमारे मराठी में, जी लगाते हैं सम्मान के साथ एक दूसरे के साथ। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी जब जो गोदगांव सांसद गोदगांव जो है वो अपने सांसद गोदगांव जाकर क्या बताएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल जो है आज देश के सामने खड़ा है, क्योंकि उसमें कोई भी विकास नहीं हुआ है। ये उन्होंने सामने लाई हुई बातें, कई चैनल्स में ये बातें, शायद आपके भी चैनल में आया होगा, ये हो सकता है। देखिए, ये उन्होंने कहा कि संसद का चीरहरण 70 साल में तब हुआ जब 3 किसान के काले कानून 12 मिनट में बिना चर्चा के रौंद कर लाए गए और वापसी भी लिए गए, तो 12 मिनट में रौंद कर वापसी लिए गए। क्या कारण था ये बताया नहीं गया है। यूपीए के कार्यकाल 1 में और कार्यकाल 2 में 2009 से 2014 तक सबसे कम संसद चलने दिया है। ऐसा हुड़दंग, रास्तों पर डांस, संसद के अंदर तोड़फोड़ और बाहर जाना तो कभी देखा नहीं होगा। 32% ही संसद काम कर पाई थी, लेकिन तब 2 में 248 बिल्स पास हुए थे जो इनसे ज्यादा थे। यूपीए 1 में 297 बिल पास हुए थे। अभी 214 से 219 तक 213 बिल पास हुए, 214 से 224 तक 297 बिल पास हुए। उसमें भी 14 बिल जो है वो 3 दिन में 146 सांसदों को संसद से बाहर करके दिए। सबसे बड़ा चीरहरण था। सबसे बड़ा चीरहरण इस देश के प्रधानमंत्री ने तब किया जब 5 साल तक इस संसद को उपाध्यक्ष नहीं मिलने दिया। डेप्यूटी स्पीकर जो है वो कन्वेंशनली अपोजिशन को दिया जाता है। वो अपोजिशन को क्यों देना, इसलिए उन्होंने 5 साल बिना उपाध्यक्ष के संसद को चलाया। ये सबने देखा है। 61 बिल राज्यसभा में पास किए गए 1 घंटा की चर्चा में। 172 में से 64 बिल वर्तमान लोकसभा में पास किए गए केवल 1 घंटे की चर्चा के बाद। और आज मेरा अतुल जी, आपने पूरा रिकॉर्ड बताया। इसका मतलब बीजेपी ने कई बार गलत किया, उन्होंने संसद को चलने नहीं दिया, उसके बावजूद आपने इतना काम किया। तो क्या अगर वो गड्ढे में कूदेंगे या वो गलत करेंगे तो क्या हम भी गलत करेंगे? क्या इसी नियम पर कांग्रेस पार्टी चल रही है? सत्ता के खिलाफ ही हमें चलने नहीं देना है? देखिए, वो गड्ढे में कूदे थे और गड्ढे में कूदना नहीं चाहिए, इसलिए हम चर्चा की मांग करते थे। लेकिन आप सदन चलने नहीं दे रहे हैं, उससे हम टैक्स पेयर्स के पैसे का नुकसान होता है। एक दिन के सदन चलने का करोड़ों में खर्चा होता है, ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। देखिए, अभी सांसद जी आएंगे आपके यहाँ, उनसे पूछिए संसद चलाना ये जो रूलिंग पार्टी तो उसका काम होता है। आपने संसद चलने नहीं दिया है। आपने तो ऐसे लोगों को भी निलंबित कर दिया, वो अपने जगह से नहीं उठे थे, अपनी जगह से नहीं उठे थे। फिर आपने, सुनिए ना, आपने चर्चा नहीं की और बिल क्यों वापस लिए? चीरहरण जो है मोदी जी ने जितना लोकतंत्र का किया है किसी ने नहीं किया आज तक। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स जो है सबसे बड़ा करप्शन है इस देश का, आपने पास किया। आज अभिभाषण में नहीं आया। आपने कहा बैंकों का अच्छा है, आपने दोस्तों का कर्जा वहां माफ कर दिया है, उसको राइट ऑफ कर दिया, तो वो बैलेंस शीट में क्लीन हो गया वो। इसलिए आपके बैंक की एनपीए 4% दिख रही है राष्ट्रपति के भाषण में। ठीक है, राजीव रंजन जी का रुख कर लेते हैं। उसके बाद बीजेपी की नेता सुनीता दुग्गल जी भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। राजीव जी, जवाब दीजिए। कांग्रेस की तरफ से आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, हालांकि आप तो अभी पाला बदल के एनडीए में आए हैं, लेकिन अब जवाब तो आपको एनडीए की तरफ से ही देना होगा कि जब सदन तो आपने भी नहीं चलने दिया था जब कांग्रेस सत्ता में थी, और अब वही काम कांग्रेस कर रही है, तो कुल मिलाकर नुकसान तो देश के नागरिक का ही है। शोभना यादव जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद के अनेक दशक, पक्ष हो या प्रतिपक्ष, संसद के सत्र बाधित होते रहे हैं। और जनता की गाढ़ी कमाई से जब सत्रों का संचालन होता है, अनेक महत्वपूर्ण विधेयक कई बार बगैर चर्चा के पास हो जाते हैं। आप जिस समय प्रतिपक्ष में होते हैं आपकी भूमिका अलग होती है, सत्ता में होते हैं तो फिर आपकी भूमिका अलग होती है। ये सभी पक्षों पर लागू है। ये एनडीए या मैं कहूँगा इंडिया अलायंस की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये सभी पक्षों पर ये बात लागू होती है। लेकिन अब विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर जो भारत की एक प्रतिष्ठा है, पहचान है, और जो भारत के समक्ष चुनौतियां हैं, संसद से बड़ा सशक्त कोई माध्यम नहीं है। तो बीती बातों को बिसारने का वक्त है।
इतना अवश्य है, ये ऐसे भी अंतरिम बजट है, निसंदेह ये इसके एक एक मिनट बेहद अहम है, इसलिए कि देश की जो आर्थिक जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का सामना करना, इनके लिए एक रोड मैप बनाना, ये देश का काम होगा और इसीलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। और जब अब संसद के आचार संहिता में कई बातें तय हो गई, तो पूर्व में चाहे कांग्रेस हो, हम हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सबने संसद में अपनी बातों को रखने के लिए कई बार उन तरीकों का इस्तेमाल किया है जो तरीके संसदीय जो मानक हैं उनके अनुरूप नहीं रहे हैं। लेकिन कभी तो इस पर पूर्ण विराम लगे, हम अपनी बातें नियम, कानून और उनके दायरे में रह करके भी कह सकते हैं। और मुझे लगता है ये ज्यादा बेहतर और सशक्त तरीका होगा जब हम अनुशासित होकर अपनी बातें कह पाए। बिल्कुल ठीक है, बड़ी बात आपने कही है राजीव रंजन जी यहाँ पर। और जाहिर सी बात है कि करोड़ों रुपया खर्च होता है संसद का एक दिन का सत्र चलने में, और वो जो पैसा है वो हम टैक्स पेयर्स का, यानी भारत के नागरिकों के टैक्स का पैसा है। इसलिए संसद का चलना, सरकार का वहां पर नीति निर्धारण करना बेहद जरूरी है। सुनीता दुग्गल जी, आज राम राम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या 2024 के चुनाव का आगाज राम के नाम पर ही आगे बढ़ेगा ये कह दिया है? क्योंकि आज से पहले कभी संसद में राम राम प्रधानमंत्री ने कहा नहीं है जी। देखिए, आज मुझे लगता है कि पूरा हिंदुस्तान जो है वो राम में हो रहा है, और जिस तरह से 500 साल का इंतजार जो है वो हम सबका समाप्त हुआ है, और भव्य राम मंदिर जो है अयोध्या के अंदर उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो ये बिल्कुल स्वाभाविक बनता है कि हम सबको राम राम करें। और ऐसे उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको राम राम करके जो राममयी वातावरण आज चारों तरफ पूरे हिंदुस्तान का हो रहा है, तो उसमें जो है अपनी अभिव्यक्ति उन्होंने व्यक्त की है। और मुझे ये लगता है कि ये केवल हम सिर्फ राम मंदिर की बात ना करें, क्योंकि राम मंदिर की बात तो हमें अब इसीलिए करनी पड़ेगी क्योंकि कोई समय था कि जब कांग्रेस पार्टी क्या करती थी कि राम मंदिर नहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो ये सब जो है, ये सब उसका जवाब है कि चाहे जो बातें पिछली सरकारों ने ये कही कि ये मुमकिन नहीं है, ये हो नहीं सकता, वो सब कुछ हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करके दिखाया। चाहे हम 370 की बात करें, चाहे हम राम मंदिर की बात करें, तो ऐसे उसमें मुझे लगता है कि जो चारों तरफ एक वातावरण बना हुआ है, सुंदर वातावरण बना हुआ है, भव्य राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसको लेकर, तो ऐसे उसमें राम राम करना तो वाजिब बनता है। वो सुंदर वातावरण जो है, वो जो हवा, जो आंधी चल रही है राम की, वो आपके पक्ष में जा रही है, इसलिए ये वातावरण आपको सुंदर लग रहा है? नहीं, ये देखिए, जो भी सनातन को मानने वाला है, हर सनातनी जो है इससे बहुत खुश है। ठीक है। और ये तो आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी के भी बहुत से नेता जो हैं वो प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही जो है वहां कर जाके सरयू के अंदर डुबकी लगाकर आए हैं, तो क्या उनके मन के अंदर राम नहीं है? तो वातावरण जो है वो, आप विपक्षी भी हैं चाहे हमारे अपने सत्ता के हैं, जो भी सनातनी हैं, सबके अंदर जो है आज राम जो है वो बस चुके हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है।